आप सभी को नमस्कार। क्लोकमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मृदा किसे कहते हैं। मृदा वो चीज़ वो है कि भूपृष्ठ पर या फिर धरातल पर की जो ऊपर जो परत पाई जाती है, जो असंगठित पदार्थों का समूह होती है। अब असंगठित पदार्थ क्या क्या हो जाएंगे? जैसे चट्टान चूर्ण हो जाएगा, वनस्पति हो जाएंगे, जीव जंतुओं के अवशेष हो जाएंगे। इनके जो द्वारा जो निर्मित परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा। अब मृदा भी देखो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान की जो जलवायु है, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। सबसे पहले तो प्रभावित करने वाले कारकों में क्या आ जाएगा? जलवायु, जैवमंडल, उच्चावच, मूल चट्टानें आ जाएंगी। इस तरह से कई कारक आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है, धरातल है या तथा चट्टान है, जिनमें भिन्नताओं का प्रभाव क्या होता है? इसके प्रभाव के कारण मृदा का जो भौतिक व रासायनिक गुण है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब राजस्थान में ना अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब उन मिट्टियों का हम अध्ययन करेंगे। ये मिट्टियाँ कई प्रकार की पाई जाती हैं। इन मिट्टियों को रंग के आधार पर और उपजाऊपन के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र आते हैं। अब इसकी विशेषताओं में हम क्या देखेंगे कि ये कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें लवणीय मात्रा अधिक होती है। दूसरी, इनके जो कणों का आकार है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है? इससे जल धारण क्षमता काफ़ी कम होती है। क्या होती है? इसमें जल धारण क्षमता काफ़ी कम होती है, जिससे ये शुष्क होती है। और अधिक तापांतर और भौतिक अपक्षय से इस मिट्टी का निर्माण प्रमुख रूप से होता है। आगे हम देखेंगे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा के पश्चिमी, भीलवाड़ा जिला है उसके पश्चिमी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी क्या विशेषता है? इसमें उपजाऊ तत्व चूना और फास्ट नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ग्रेनाइट सिस्ट नीच चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। अब ये ग्रेनाइट सिस्ट और नीच चट्टानों की प्रधानता कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में। तो ये उनके विखंडन से निर्मित मिट्टी है। और लो ऑक्साइड तत्व पाए जाने के कारण इसका रंग होता है लाल पीला। और यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें की जाती हैं? मुख्य रूप से ये कपास और मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। अगली है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भाग तथा दक्षिणी राजसमंद में इसका विस्तार पाया जाता है। और ये कायंत्र चट्टानों से निर्मित है। इसकी विशेषता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और लौह तत्व पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। और इसमें प्रमुख रूप से मक्का, चावल और गन्ने की खेती के लिए प्रमुख रूप से ये उपयोगी है। आगे हम देखेंगे मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में ये पाई जाती है। मिश्रित लाल होती है और काली, दोनों प्रकारों का मिश्रण होता है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चीका की अधिकता होती है और यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। आगे है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती कौन सा प्रदेश है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये पठारी भाग का हिस्सा है। इसकी विशेषता क्या है? चीका प्रधान दोमट मिट्टी पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है क्योंकि इसके बहुत ही बारीक कण होते हैं। कैल्शियम व पोटास पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और कपास, गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन इन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। और यहाँ पर क्या होती है? दलहन
फसलें सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कछारी या दोमट मिट्टी। कछारी या दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और गंगानगर, हनुमानगढ़ के मरुस्थलीय व घग्गर नदी अपवाही क्षेत्र में रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। चूना, फास्फोरस, पोटास व लौह अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और इसका हल्का भूरा लाल रंग होता है और गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे हम देखेंगे भूरी मिट्टी। अब भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद के कुछ भागों में ये पाई जाती है, जो कि क्या है? बनास प्रवाह क्षेत्र की मृदा है। बनास प्रवाह क्षेत्र की मृदा है। धूसर मरु मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी। धूसर मरु मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी अरावली के पश्चिम में बांगड़ प्रदेश में पाली नागौर में पाई जाती है। पाली नागौर में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका रंग पीला भूरा होता है और उर्वरा शक्ति में कमी होती है। अगली है लवणीय मिट्टी। इसका विस्तार है बाड़मेर, जालोर में। ठीक है, बाड़मेर और जालोर में, और इसमें क्षारीय व लवणीय तत्व अधिक पाए जाने के कारण यह अनुपजाऊ होती है। अगली है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? अरावली पर्वतमाला के क्षेत्रों में। अभी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, अलवर के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। और ये क्या होती है? ये होती है छिछली होती है, यानी कि इसकी गहराई कम होती है, इसलिए यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। आगे है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये रंग और उपजाऊपन के आधार पर इतने भागों में बांटा गया है। अब अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने इसको अलग भागों में बांटा है। तो इन्होंने क्या बांटा है? गुणों के आधार पर इसको बांटा है। तो इसमें पहला आएगा एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स कहाँ पाए जाएंगे? अर्धशुष्क प्रदेशों में। अर्धशुष्क प्रदेश जैसे बांगड़ क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर के कुछ क्षेत्रों में ही है एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? एरिडोसोल्स। अब यह है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में। इसका रंग होता है हल्का पीला भूरा। इंसेप्टिसोल्स शुष्क जलवायु में नहीं पाई जाती। इंसेप्टिसोल्स कहाँ पाई जाएगी? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, जहाँ पर आर्द्रता होती है। अगला है अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स कहाँ पाई जाएगी? मैदानी भागों में। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में पाई जाती है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये यहाँ पर पाई जाती है अल्फीसोल्स मृदा। आगे है वर्टिसोल्स मृदा। वर्टिसोल्स कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये तो हो गए मृदा के प्रकार। अब हम मृदा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा अपरदन के प्रकार, यानी मृदा अपरदन क्या होता है और ये कितने प्रकार से होता है। अब मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का जो आवरण का जो विनाश और कटाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। और मिट्टी का जो अपरदन होता है वह उसका प्रसार होता है। अपरदन होकर जब उसका प्रसार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु, क्रीपिंग डेथ। अब मृदा अपरदन के क्या कारण है? कि ये जो मानवीय गतिविधियां काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है। मानव है जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विनाश कर रहा है, जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्याओं में बढ़ावा हो रहा है। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन के प्रकार। अब मृदा अपरदन पहला होता है पवन के द्वारा। अब पवनों के द्वारा कैसे होता है? ये सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्रों में होगा? जहाँ पर वनों का अभाव होगा। और वनों का अभाव कहाँ है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। यहाँ पे पवनों के द्वारा अपरदन सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है कि हवा है जो मिट्टी को काटकर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, धरातल की ऊपरी परत का अपरदन होता है, जिससे उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, पवन द्वारा अपरदन। अगला है जल द्वारा। अब जल द्वारा अपरदन कैसे होगा, जल द्वारा अपरदन ऐसे होगा कि जब उच्च भाग होते हैं वहाँ पर जैसे भारी बारिश होती है, तो भारी बारिश होने के कारण क्या होता है कि जहाँ पर वनस्पति का भाव होता है तो वहाँ पर जो ये बारिश है मिट्टी का कटाव कर देती है, जिसके कारण अपरदन होता है। अगला है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा। प्रमुख रूप से चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन किया जाता है। अब अवनालिका अपरदन क्या होता है, अवनालिका अपरदन बीहड़ों का निर्माण होता है इसमें नदी के द्वारा, यानी कि नदी के द्वारा जब उच्च भूभाग होते हैं वहाँ पर मृदा का कटाव होने से वहाँ पर ऐसे कई कंदराओं का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर में पाए जाते हैं। और इनको यानी कि बीहड़ घाटी या फिर इनको दस्यु घाटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दस्यु निवास करते हैं, दस्यु के आवास है। तो यहाँ ये प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है, अवनालिका अपरदन। ये क्या होता है कि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है फिर भूमियाँ, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन। अब हम आगे देखेंगे मृदा अपरदन के कारण। अब मृदा अपरदन के कारण सबसे पहले क्या आएगा, वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन क्या होता है, अब क्या होता है कि पेड़ पौधे होते हैं जो इनकी जड़ें करती हैं, क्या कार्य करती है, ये मिट्टी को एक साथ बांध के रखती है, जिसके कारण क्या होता है कि अपरदन नहीं हो पाता। लेकिन जब वनों का कटाव हो जाता है, वनस्पतियों को नष्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर अपरदन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगला है पशुचारण। पशुचारण में ये होता है कि शुष्क प्रदेशों में, अर्ध शुष्क प्रदेशों में, जहाँ पर क्या होता है कि पशुओं को पालने के लिए वहाँ पे, अब देखो कृषि तो होती ही नहीं है, तो वहाँ पर पशुओं को पालने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर जो वनस्पति होती है, थोड़े बहुत वनस्पति है, वहाँ पर भी पशुओं को चरा लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण फिर अपरदन होता है। अगला है झूमिंग या वालरा कृषि। झूमिंग वालरा कृषि वो है जो आदिवासियों द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि आदिवासी हैं जो वनों को काट के वहाँ पर कृषि करते हैं, जिसके कारण भूमि बेकार हो जाती है। अगला है कृषि के अवैज्ञानिक ढंग। अब कृषि क्या है कि अवैज्ञानिक ढंग है, तो इसमें क्या होता है कि कृषक है जो अवैज्ञानिक ढंग से, यानी कि सही तरीके से कृषि न करके मिट्टी के क्षरण को बढ़ा देता है, जिसके कारण ये होता है गलत तरीके से फसल बोने से मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि मिट्टी कमज़ोर पड़ती है, और वो ऐसे हल्की, यानी कि कमज़ोर पड़ने के कारण क्या होता है कि इसमें अपरदन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे समोच्च जो जैसे ढालू क्षेत्र पाया जाता है, तो वहाँ पर समोच्च रेखाओं या फिर ऐसे सीढ़ी नुमा कृषि न करके गलत तरीके से फसल चक्र अपना ले, या फिर जैसे आवरण फसलें बोलते हैं ना, उसको अपना लेने से क्या होता है, मिट्टी का क्षरण बढ़ जाता है। अब है अति सिंचाई। अति सिंचाई में क्या होता है, जहाँ पर अति सिंचाई होती है उसमें क्या होता है कि मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है। जल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि उसमें जमा जो नमक होता है वो धरातल के ऊपर आकर उसकी उर्वरता को नष्ट कर देता है। जैसे राजस्थान का नहरी क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह की समस्या पाई जाती है। अगला है रासायनिक उर्वरक। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए फसलों में जो उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी है जो खराब हो जाती है। अगला है राजस्थान में मृदा की संबंधित जो समस्याएं होती है वो हम देखेंगे।
जलाधिक्य या सेम की समस्या, इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जल का स्तर बढ़ जाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी में जो आर्द्रता है ना उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो जिसके कारण वायु का जो प्रवाह होता है वो नहीं हो पाता और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मृदा दलदली हो जाती है। तो इस समस्या के निवारण हेतु क्या होता है, कृषि क्षेत्र पर अधिक जल को फैलने से रोकना आवश्यक है। अगला है भूमि की उर्वरा शक्ति में निरंतर कमी होना। भूमि की उर्वरा शक्ति में निरंतर कमी होना, ये भी एक मिट्टी की प्रमुख समस्या है। इसमें क्या होता है कि किसान है जो किसान है जो अधिकतर ये है कि अधिकतर किसान गरीब ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि देखो कृषि संबंधी कई समस्याएं होती है, जो फसल का कई बार नुकसान हो जाता है मौसम के अनुसार, मौसम के से भी इसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। कभी भारी बारिश हो जाती है तो कभी उसमें वो कीड़े लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो है ना नवीन और जैसे आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी उर्वरा शक्ति यानी कि जो फसल का उत्पादन होता है वो कम होता है, ये भी एक समस्या ही है। अगला है खरपतवार की समस्या। मिट्टी में क्या होता है कि पोषक तत्वों का जो शोषण जो शोषण है जो वो कर लेते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे बेकार पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार बोलते हैं, वो उन पोषक तत्वों का शोषण कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस फसल को क्या है कि जो वो खुद एक पोषक तत्व नहीं ले पाती, जिसके कारण फसलों का उत्पादन कम होता है। अगला है, और फिर जैसे ये खरपतवार है इसकी समस्या को इसके इसके समाधान के लिए क्या करते हैं लोग हैं जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका अधिक प्रयोग करने से मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। अब अगला है मरुस्थलीय प्रसार। मरुस्थलीय प्रसार में क्या होता है कि जैसे ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है इसका विस्तार होने के कारण ये विस्तार होता जा रहा है, इसका पूर्वी भाग की ओर इसका विस्तार हो रहा है, जिसके कारण भी एक मिट्टी के जो है जो विनाश हो रहा है, मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है क्योंकि उसकी जो रेतीली मिट्टी है उसका प्रसार हो रहा है। अगला है, अब आगे हम देखेंगे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय में क्या आएगा, पहला वृक्षारोपण और पशुचारण पर नियंत्रण। अब अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाना चाहिए, जो अधिक से अधिक जैसे जहाँ पर वृक्षों की कमी है जहाँ पर वहाँ पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए, और वृक्ष इस तरह से लगाने चाहिए एक पंक्ति में लाइन से लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि मृदा का अपरदन कम होता है। और पशुचारण पर भी नियंत्रण करना चाहिए, एक सुनिश्चित चारागाह का विकास करना चाहिए। अगला है कि सीढ़ी नुमा कृषि की जानी चाहिए, जो उच्च भाग होते हैं जो ढालू नुमा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि की जानी चाहिए, जिससे कि वो पानी जो बहता है तो वो मिट्टी का कटाव नहीं कर पाए, और जैसे छोटे छोटे बांधों का निर्माण कर देना चाहिए उच्च भागों में, जिससे वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक जगह अलग अलग जगह पर छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए जो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए। बहते जल पर नियंत्रण इसी तरह से लगाना चाहिए, छोटे छोटे बांध बनाकर। चारागाह भूमि का विकास करना चाहिए। इसके अलावा जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो केचुआ कृषि होती है ना, केचुआ कृषि जो भूमि में केचुओं को पालते हैं वो वाली कृषि करनी चाहिए जो फायदेमंद होती है। अब आगे हम इसके कुछ प्रमुख रूप से कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च। अब जो अरावली की जो पर्वतमालाएं पाई जाती है उनमें जगह जगह जो दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों में से क्या होता है कि जो वायु के द्वारा जो अपरदन किया जाता है, तो जो पश्चिमी भाग में जो अपरदन होता है तो वो वायु है जो अपने साथ रेत बहाकर पूर्वी भाग की ओर बढ़ रही है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का प्रसार पूर्वी भाग में हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं रेगिस्तान का मार्च, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ रही है।
मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान किस तरह से किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का छिड़काव कर कर लवणीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। अगला है दलहन फसलों के उत्पादन से नाइट्रोजन की वृद्धि। दलहन फसलों में क्या होता है कि दलहन फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इन फसलों का उत्पादन करने से क्या है, भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है। सार्यता की समस्या में क्या आएगा? ग्वार व ढेंचे की फसल काट कर दबाया जाता है। ग्वार या ढेंचे की फसल काट कर दबाया जाता है या फिर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिससे सार्यता की समस्या को दूर किया जा सके। अब सार्यता, अम्लीयता, उदासीनता, ये कैसी मृदाएं होती हैं? इसमें एक पीएच मात्रक होता है, जैसे 7 से कम होने पर, पीएच की मात्रा 7 से कम होने पर वो मृदा कैसी होती है? अम्लीय मृदा। और अम्लीय मृदा की समस्या का समाधान करने के लिए फास्फोरस व जस्ता चूर्ण या चूने का उपयोग किया जाता है अम्लीय मृदा की समस्या को दूर करने के लिए, जो pH 7 से कम होती है। अगला है pH 7 होती है, वो उदासीन मृदा होती है, जो सामान्य मृदा होती है। और एक होती है pH 7 से अधिक, जिसका pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, जो क्षारीय मृदा होती है। अब क्षारीय मृदा की समस्या का समाधान किससे किया जाता है? जिप्सम का छिड़काव करके। ये हो गई प्रमुख बातें। अब ये देख लीजिए, ये राजस्थान की मिट्टियाँ, जो राजस्थान के मैप में देख लीजिए, यहाँ पे है रेतीली दोमट मिट्टी, यहाँ पे आ जाएगी रेतीली दोमट मिट्टी, ये है रेतीली मिट्टी, यहाँ पर इस जगह लवणीय मिट्टी, जालोर वाली जगह है, ये है भूरी रेतीली मिट्टी इस जगह, जो अर्धशुष्क प्रदेश में आ जाती है। ये है दोमट मिट्टी, जो पूर्वी मैदानी भाग में आ जाती है। ये है लाल पीली मिट्टी, इसमें कुछ अरावली पर्वत का थोड़ा बहुत हिस्सा, और जो इसमें यहाँ पे आ जाएगी लाल लोमी मिट्टी, ये दक्षिणी भाग में। ये मध्यम काली मिट्टी, ये हो गया हाड़ौती प्रदेश में। इसके अलावा है ये मिश्रित लाल काली मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे राजस्थान में ये जो नवीन वर्गीकरण है अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा जो किया गया, उसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था इस जगह एंटीसॉल्स, ये हो गया एरिडोसॉल्स, ये हो गया इंसेप्टिसॉल्स, ये है अल्फिसॉल्स, और ये यहाँ पर और इस जगह वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। धन्यवाद।